अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। आज मैं एक बार फिर आप लोगों को अटेंशन कर रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ऑडियोज़ जो भी अपलोड्स मैं शेयर किया करता हूँ उनको प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें मेरी जो भी ऑडियोज़ हैं उनको कम से कम अपने सर्किल में या कम से कम किसी एक शख्स को ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि लॉन्ग सेशंस के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मैंने एक और चैनल बनाया है और उसका नाम है हॉरर स्टोरीज विद अली। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूं। जिस तरह आप इस चैनल पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें। YouTube के बारे में कहा जाता है कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा बैकअप चैनल ज़रूर बनाना चाहिए कि अल्लाह ना करे किसी एक चैनल पे मसला हो तो हमारे पास कोई ना कोई बैकअप मौजूद हो। अब हम चलते हैं आज की जो स्टोरी है उस तरफ। 1980 का जो दौर था वो भी क्या सुनहरी दौर था। बहुत सादा लोग थे, शराफत थी, लिहाज था, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। और बात ये भी थी कि जिस घराने में या जिस मोहल्ले में या आप कह सकते हैं कि जिस गांव में मैंने अपनी आंखें खोली थी, ये गांव बहावलपुर के करीब एक गांव था। बहुत ही नफीस लोग थे, बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले थे, हर किसी के गम में या खुशी में शामिल हुआ जाता था। मेरे जो फादर थे वो बुनियादी तौर पे एक किसान थे और सुबह शाम मेहनत करके हम घर वालों को ना सिर्फ पाला करते थे बल्कि वो पूरी कोशिश किया करते थे कि कम से कम मैट्रिक तक मुझे तालीम दिलाएं। शायद ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी मेहनत का नतीजा था कि जब मैंने अपना मैट्रिक किया तो मैंने पूरे शहर के अंदर एक तरह से टॉप किया। अब जब मैंने टॉप किया तो गांव के जितने भी लोग थे, जितने भी उस्ताद थे, ख़ास तौर पे जो करीब जवार में बड़े सियासी लोग रहा करते थे, उन्होंने मेरे फादर को इंसिस्ट करना शुरू किया कि आपकी जो बेटी है वो तालीमी मैदान में बहुत आगे जाएगी, तो अगर आप हमारा मशवरा माने इसको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर में या फिर किसी बड़े शहर में ज़रूर भेजें। पहले तो जो मेरे फादर थे वो किसी भी सूरत में राज़ी नहीं थे, लेकिन जब जो गांव के बड़े लोग थे, ख़ास तौर पे जो चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इसको दूसरे शहर भेजें और इसका जो भी ख़र्चा होगा या जो भी तालीमी अखराजात होंगे वो हम लोग अफोर्ड करेंगे। ये एक ऐसी ऑफ़र थी जिसको सुन के मैं तो खुश थी ही, किसी हद तक जो मेरे घर वाले थे वो भी खुश थे, क्योंकि हमारे पास पहला और आखिरी मौका था कि अगर हम कुछ कर सकें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, किसी अच्छे इदारे में, किसी अच्छी जगह पे, अच्छी जॉब पे लग सकें, तो ये जो हमारे घर में गुर्बत है, परेशानी है, ये जो भी खाने की किल्लत है, उस सब से हम बाहर निकल सकें। काफ़ी तहकीक के बाद ये फ़ैसला किया गया कि लाहौर के अंदर मैं जाऊंगी और वहाँ से मैं अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करूंगी, और अगर मैंने इंटरमीडिएट में भी अच्छे नंबर लिए तो मैं फिर कोशिश करूंगी कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। खैर लाहौर के अंदर क्योंकि मेरी जो परसेंटेज थी या मेरा जो डिवीज़न था वो बहुत ज़बरदस्त था, तो मुझे वहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मसला ये था कि लाहौर के अंदर ना कोई हमारा जानने वाला था, ना ही हम लोगों को वहाँ के हॉस्टल का या वहाँ की लाइफ का कुछ अंदाज़ा था, और ना ही बज़ाहिर लग रहा था कि कोई मदद हमारी वहाँ पे होने वाली है। खैर जब आप अच्छी नीयत के साथ कोई काम शुरू किया करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके कामों में आसानियाँ होती चली जाती हैं। ऐसा ही हुआ कि जब मैं वहाँ पे गई और मैंने अपने फादर के साथ वहाँ के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हम लोगों ने वहीं पे ही हॉस्टल के बारे में
मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। अब क्योंकि ये जो दौर था, उस दौर में आम तौर पे हॉस्टल्स का होना इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ करता था। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर एक हॉस्टल का पता चला जो कि मेरे कॉलेज से तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। ये जो हॉस्टल था ये एक बहुत बड़ा हॉस्टल था, लेकिन अजीब बात ये थी कि 3 मंजिला हॉस्टल होने के बावजूद भी इस पूरे हॉस्टल में 9 या 10 लड़कियां मौजूद थीं। इसकी हर मंजिल पे तकरीबन 10 या 12 कमरे मौजूद थे और आमतौर पे हॉस्टल के अंदर एक कमरे में 1 या 2 लड़कियों को रखा जाता था। खैर जब हम लोग इस हॉस्टल में गए, यहाँ से जो भी हमने मालूमात थी वो हासिल की, तो इनका जो किराया था या जो भी इनके चार्जेस थे वो ना होने के बराबर थे। सेकंड फ्लोर पे मुझे एक रूम दिया गया और ये जो रूम था, इस रूम का नंबर था 411। ये जो रूम था जिसका नंबर 411 था, इसमें मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। और अजीब बात ये थी कि जिस फ्लोर पे मैं मौजूद थी, इस पूरे फ्लोर पे मेरे अलावा कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। हमें बताया गया था कि आने वाले वक्त में या जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो जो भी नई लड़कियां दूसरे शहरों से आएंगी तो उन सबको इसी फ्लोर पे रखा जाएगा। अब हम लोग क्योंकि गांव के लोग थे, बहुत सादा लोग थे, तो इससे पहले कभी भी ना मैं अकेली रही थी और ना ही सीधी सी बात है इतने अच्छे हालात में, इतने अच्छे रूम में रहने का इत्तफाक हुआ था। मैं अपने तौर पे बहुत खुश थी कि मैं जहाँ पे आ चुकी हूँ, ना सिर्फ वो कॉलेज अच्छा है बल्कि उस कॉलेज के साथ साथ जो रूम या जो हॉस्टल मुझे मिला है ये भी ज़बरदस्त है। खैर दिन जो भी होता मैं कॉलेज में गुजारती और तकरीबन रात के 7:30 या 7 बजे तक मैं अपने हॉस्टल में आ जाया करती थी। शुरू का ये जो एक हफ्ता था, या आप कह सकते हैं कि 10 दिन थे, ये बड़े आराम से गुजरे। लेकिन 10 दिन के बाद से कुछ अजीब सी बातें थीं जो मैंने ना सिर्फ नोटिस करना शुरू की, बल्कि मुझे लगने लगा था कि ये जो जगह है ये किसी भी तरह नॉर्मल जगह नहीं है। जैसे कि एक रात की बात है, रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और खाना वगैरह खाने के बाद मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और जो भी मुझे पेपर्स वगैरह की तैयारी करनी थी, ये जो भी मुझे काम दिया गया था, मैं उसको मुकम्मल कर रही थी। मेरा जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे किताबों और कॉपियों की तरफ था कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे एकदम से किसी जानवर ने या किसी शख्स ने गुर्राना शुरू किया है। और ये जो गुर्राने की आवाज़ थी ये इस कदर भारी आवाज़ थी कि बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे कोई शेर है या कोई बहुत बड़ा जानवर है जो बहुत ही गुस्से की हालत में न सिर्फ गुर्रा रहा है बल्कि गुस्से का इजहार कर रहा है। अब जैसे ही इस खाली फ्लोर पे मुझे गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी तो कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और मैं करूँ तो क्या करूँ। तकरीबन 15 मिनट तक मुसलसल ये आवाज़ आती रही और मेरे ऊपर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि अगर मैं बाहर निकलती या नीचे जाने की कोशिश करती तो हो सकता है कि मेरा सामना उस जानवर से या उस मखलूक से हो जाता जो मुसलसल गुर्रा रही थी। खैर मुसलसल मैं जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी मैं उनकी तिलावत करती रही और बिलाखिर ये जो गुर्राने की आवाज़ थी आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ कम हो गई बल्कि ख़त्म हो गई। अब मैं लेटने की तैयारी कर रही थी और मुझे शदीद नींद आ रही थी। तो जैसे ही मैं बेड के ऊपर लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड पे लेटते ही किसी ने पीछे से डोर को नॉक किया है। अच्छा मेरी आदत थी, या मुझे वहाँ से एडमिन की तरफ से बताया गया था कि अगर हम लोग आएंगे तो 2 से 3 दफ़ा डोर को नॉक करेंगे और जब भी आपको गेट खोलना है तो 2-3 दफ़ा नॉक सुनने के बाद खोलना है और कंफर्मेशन कर लेनी है कि हम में से ही
कोई गेट पे मौजूद है। अब बेसिकली उनकी ये जो बात थी ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां रहा करती थीं, तो कुछ ऐसे राज थे या कुछ ऐसी बातें थीं जो हमें एक्स्ट्रा बताई गई थी। खैर, ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी ये सिर्फ एक बार सुनाई दी और उसके बाद ऐसा लगा जैसे खामोशी हो चुकी है। ठीक 5 मिनट के बाद दोबारा से ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पे नॉक किया है। अब मुझे अंदाज़ा था कि अगर कोई एडमिन का या नीचे का बंदा आएगा तो कम से कम 2 या 3 दफ़ा नॉक करेगा, और ना सिर्फ नॉक करेगा बल्कि मुझे आवाज़ देने की या मेरा नाम लेने की कोशिश करेगा। अब मैंने मुकम्मल तौर पे करवट बदली, अपने सर के ऊपर लिहाफ या गद्दा डाला और मैंने मुसलसल उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश शुरू कर दी। ये जो कुछ हो रहा था ये यकीनन स्ट्रेंज था, और क्योंकि मैं वैसे भी गांव की रहने वाली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मुझे लेटे हुए या आंखें बंद किए हुए मुश्किल से 20 या 25 मिनट गुजरे होंगे, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा रूम है उस रूम के अंदर कोई मौजूद है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है, और जो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा है उसके जो सांसें लेने की आवाज़ है न सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे जो भी सांसें ले रहा है वो मेरे बहुत ही करीब मौजूद है। अब मेरे मुंह पे चादर या लिहाफ डला हुआ था, और सच्ची बात यह है कि मैं चाहने के बावजूद भी किसी भी कीमत पे इस लिहाफ या चादर को अपने मुंह के ऊपर से हटाना नहीं चाहती थी। अब जब तकरीबन 5 या 7 मिनट तक मुझे मुसलसल किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आती रहीं और मैं उन आवाज़ों को न सिर्फ इग्नोर करती रही बल्कि मुसलसल आंखें बंद करके लेटी रही, तो अब ऐसा लगने लगा कि जो भी मेरे करीब मौजूद था या जो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था वो एकदम से पीछे हटाए, और जैसे ही वो वजूद मुझसे दूर हुआ है तो एकदम से मुझे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब ये जो पायल की आवाज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जितना आगे वो बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे जो आवाज़ है वो कम से कम होती चली जा रही है। और कुछ देर के बाद ऐसा लगता कि वो जो भी मखलूक है जो कि मेरे कमरे में मेरे साथ मौजूद है वो उसी तरफ से वापस दोबारा से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है, और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है वैसे वैसे ये जो पायल की ये घुंघरुओं की आवाज़ है ये ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही है बल्कि बाकायदा महसूस हो रहा है कि वो अब मेरे करीब आ चुकी है। इस वक्त जो मेरी हालत थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि सर्दी में भी मुझे शदीद पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जो बीपी है वो ना सिर्फ लो हो चुका है बल्कि शायद कुछ देर के अंदर अंदर मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मैंने मुसलसल आंखें बंद रखी और जैसे जैसे मैं तिलावत कर रही थी तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी पहर एकदम से मेरी आंख लग गई। अब जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 6:30-7 बजे का टाइम था, और मैंने जब हिम्मत करके लिहाफ हटाया और बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब ये जो दूसरा दिन था यानी कि जो पूरा दिन था ये मैंने कॉलेज में गुजारा और ठीक 6:30-7 बजे तक वापस अपने इसी हॉस्टल में पहुंच गई। दूसरे दिन जब मैंने रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद 8:30-9 बजे तक दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो बिलाखिर दोबारा से वही सब कुछ होना शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दी। उसके कुछ देर बाद ऐसा लगने लगा जैसे कोई डोर पे नॉक कर रहा है, और जब मुझे डोर पे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी
तो पिछली रात की तरह मैं दोबारा से उठी और अपने बेड पे जो भी मसीरी थी उस पे जाके लेट गई। दोबारा से मैंने अपने ऊपर चादर डाली और दोबारा से आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो दरवाज़ा है जहाँ पे अभी कोई नॉक कर रहा था यह बाकायदा खुला है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला है तो ऐसा लगा है जैसे एक ठंडा सा हवा का झोंका न सिर्फ कमरे के अंदर दाखिल हुआ है बल्कि उसके साथ साथ कोई औरत या लड़की एकदम से कमरे के अंदर आ चुकी है। और वो औरत या लड़की इस वजह से लग रही थी कि जैसे ही उस वजूद ने मेरी तरफ चलना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। और बिल्कुल जब वो मेरे बेड के या मसेरी के बराबर में आके खड़ी हो गई तो उसने एक बार फिर से गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। मेरे ऊपर कपकपी तारी हुई भी थी। मुझे आप काटें तो मुझ में लहू नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा आखिरी टाइम करीब आ चुका है। अच्छा, अब आज कुछ इस तरह से था कि मैं जानबूझ के जब आयतुल कुर्सी बार बार पढ़ना चाह रही थी तो कभी एक आयत पढ़ती तो दूसरी याद नहीं आती, दूसरी याद आ जाती तो उस पर अटक जाती। गज़ की जो पूरी आयतुल कुर्सी थी ये मुझे चाहने के बावजूद भी न याद आ रही थी न मेरी ज़बान से अल्फाज अदा हो रहे थे। अब जब मुझे लगा कि मैं आयतुल कुर्सी को मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मुझे यकीन हो चला था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। इसी दौरानिए में वो जो भी औरत थी या जो भी मखलूक थी, ऐसा लगा कि उसने एकदम से अपना जो हाथ है वो मेरे ऊपर, यानी कि जो चादर या ब्लैंकेट मैंने लिया हुआ था उसके ऊपर फेरना शुरू किया है। और उसका जो हाथ था वो मेरे मुंह के ऊपर था और मेरे और उसके हाथ के दरमियान में हालांकि एक ब्लैंकेट या चादर मौजूद थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह के ऊपर कोई बर्फ़ या बहुत ही ठंडी चीज़ फेर रहा है। और ना सिर्फ ठंडी चीज़ या ठंडी ठंडी उंगलियां मेरे ऊपर फेरी जा रही हैं बल्कि उन उंगलियों पे जो नाखून मौजूद हैं उनकी तेज़ी भी मुझे बाकायदा महसूस हो रही है। अब ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो चला था कि ये कम से कम जो भी मखलूक है ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी दौरानिए में मैंने एकदम से दोबारा से आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश शुरू की। और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश शुरू की तो इत्तफाक से मेरे अल्फाज अदा होना शुरू हो चुके थे। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो बाकायदा मैंने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू की थी और एकदम से वो जो हाथ थे जो मेरे मुंह के या मेरे चेहरे के ऊपर फेरे जा रहे थे वो एकदम से पीछे हटे। और जैसे ही वो हाथ पीछे हटे तो ऐसा लगा किसी ने वो जो ब्लैंकेट मैंने ओढ़ रखा था उसको नीचे से पकड़ के किसी ने खींचना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते ये जो चेहरे पे ब्लैंकेट पड़ा हुआ था ये ना सिर्फ नीचे हो गया बल्कि जो मखलूक मेरे सामने मौजूद थी मेरा और उसका आमना सामना हो गया। मैंने देखा कि एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत मेरे सामने खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो चेहरा है वो जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है और उसके इस चेहरे पे न सिर्फ बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन ज़ख्मों से खून रस रहा है। उसने सफ़ेद कलर की शायद साड़ी पहन रखी थी और उसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों की जगह सफ़ेद कलर की कोई बॉल्स हैं जो रखी हुई हैं। एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक चेहरा मेरे सामने मौजूद था और ये जो मंज़र था ये मेरी बर्दाश्त से यकीनन बाहर था। ऐसा ही हुआ कि अगले लम्हे मैं ना सिर्फ बेहोश हो चुकी थी बल्कि जब मेरी आँख खुली तो मेरे इर्द गिर्द में हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थीं वो मौजूद थीं।
ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو آنکھ ہے وہ میرے چیخنے سے کھلی ہے اور ان کو نیچے میرے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ اوپر آئے اور انہوں نے آ کے میرے کمرے میں دیکھا تو میں مکمل طور پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ خیر یہ جو رات تھی یہ میری اس ہاسٹل کے اندر آخری رات تھی، اور جو بھی یہاں کی انتظامیہ تھی جب میں نے ان کے ساتھ یہ واقعات شیئر کیے تو میں نے ان سے کہا کہ برائے مہربانی جو بھی پیسے ہم لوگوں نے آپ کو ایڈوانس کی مد میں دیے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے ہمیں نہ صرف واپس کر دیں بلکہ مجھے میرا سامان وغیرہ دے کے یہاں سے رخصت کر دیں۔ ایسٹے ہاسٹل میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں اور وہاں جا کے جو گاؤں کی زندگی ہے اسی میں خوش رہوں۔